नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में आज हम बात करेंगे नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं और क्या कुछ बदला इस देश में, क्या कुछ रहा, देखेंगे एक नजर। 31 दिसंबर को नोटबंदी का आखिरी दिन। इसके बाद कई सालों से चल रहे 500 और 1000 के पुराने नोट गुजरे जमाने की बात हो जाएंगे। लेकिन नोटबंदी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फरमान आने से लोग आज भी दहशत में हैं। लेकिन कुछ लोगों को अब भी ये उम्मीद है कि 31 दिसंबर के बाद नोटबंदी के सुखद परिणाम सामने आएंगे। हालांकि इस दौरान नोटबंदी से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लोगों को अपने ही पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी कतारों में कई कई घंटे खड़े रहना पड़ा। कई लोगों की इस दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों को नोट की चोट जोर से लगी। रिटेल और होटल व्यवसाय बुरी तरह से चौपट हो गए। कारोबारियों का धंधा मंदा हो गया। लेकिन मोदी भक्तों को लगता था कि नोटबंदी से हालात सामान्य होंगे और 31 दिसंबर के बाद सुधर जाएंगे। बताया गया कि किराना और होटल के साथ रेस्तरां कारोबार में 50% गिरावट आई, जो अभी तक पटरी पर नहीं आई है। निर्माण कार्य बंद हो गए, जिससे लाखों मजदूर मारे मारे फिर रहे हैं। कई तरह के पीएम मोदी के आदेश ने आम आवाम को राहत की जगह डराने का ही काम किया है। नोटबंदी से पर्यटन व्यवसाय में गिरावट आई। रियल एस्टेट तो चौपट ही हो गया। वहीं नोटबंदी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हल्ला बोला है। कांग्रेस ने नोटबंदी को बहुत बड़ा घोटाला बताया है। पूरे राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ता नोटबंदी के दौरान जनता को हुई परेशानियों को लेकर सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो जयपुर में एक सभा का आयोजन कर नोटबंदी के मुद्दे पर खूब सरकार को कोसा। केजरीवाल ने नोटबंदी को लेकर सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। केजरीवाल ने कहा कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होने वाला, गरीब आदमी का मरना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मोदी समर्थकों का कहना है कि नोटबंदी से देश बदलेगा। लेकिन कैसे, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं। नोटबंदी के बाद देश को पटरी पर आने में करीब 7 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वास्तव में नोटबंदी का असर साल डेढ़ साल तक मार्केट पर रहेगा। इसके बाद हालात सामान्य हो सकते हैं। नीरज मेहरा, जयपुर, A1 टीवी। तो देखा आपने किस तरह से नोटबंदी के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। कुछ लोग इसके समर्थन में खड़े हो गए तो कुछ लोगों ने विरोध किया। इन सब बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आखिरकार नोटबंदी के बाद देश में किस तरह के हालात हुए और क्या उम्मीद है कि ये हालात कब तक सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल जी। गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीए हैं वैभव तोतुगा जी। तोतुगा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो नोटबंदी है उसके 50 दिन पूरे होने वाले हैं, 50 दिन बाद में देश में हालात सामान्य हो जाएंगे, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है अब तक के हालात से क्या उबर पाए हैं आप लोग? ऐसा है कि सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय अच्छा ही होगा, लेकिन अभी तक लोगों को काफ़ी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ा था। इसमें हमारे सभी व्यापारियों ने जोर सहयोग किया। चाहे तो आप बैंक के अंदर देखेंगे जो लाइनें लगी उनमें भी छोटी छोटी समस्याएं जो थी, चाहे पानी की हो, चाहे उनको कुछ नाश्ते की हो, उसके लिए भी हमारे सभी व्यापारी लोग, हर व्यापार क्षेत्र में वहाँ के मंडल है, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, इन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया है। और यहाँ तक भी फोटो स्टेट मशीन भी लगा करके जिनको अपना परिचय देना था उसके लिए भी हमारा व्यापार मंडल ने काफ़ी सहयोग किया है। ठीक है, कुछ समय के लिए काफ़ी परेशानियाँ हुई। पहले तो स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लेकिन धीरे धीरे जो स्थितियां आज 40 से 50% का सुधार है। और मैं तो ये कहूँगा कि धीरे धीरे इसको सुधार आना चाहिए ताकि जनता को और व्यापारियों को राहत मिलती रहे। वैभव जी, क्या कहना है आपका, क्योंकि 50 दिन पूरे होने वाले हैं नोटबंदी को, आपको क्या लगता है अभी हालात सामान्य हो गए हैं या हालात सामान्य हो रहे हैं, या आने वाला जो समय है वो भारत देश के लिए, भारत की जनता के लिए सुखद होगा? देखिए नीरज जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एक बड़ा डिसीजन होता है, ये डीमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी है ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन होता है उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। शुरुआत में वो थोड़ा नेगेटिव लगता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि ये डिसीजन आखिर लिया क्यों है, उससे होगा उनका फ़ायदा क्या होगा।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म को देखें, अगर आप दूरदृष्टि को देखें, तो उसके लिए ये जो स्टेप है ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, ये मैं कहना चाहूँगा। नो डाउट कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आम जनता को भी हुई है, व्यापारियों को भी हुई है, आप होटल ले लीजिए उनको भी हुई है, हर एक आदमी को परेशानी तो डेफिनेटली हुई है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आज थोड़े दिन की बात है ये, उस थोड़े दिनों बाद काफ़ी बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि ना ही लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ये सिर्फ प्रॉब्लम्स जो हैं ये 31 दिसंबर तक ही रहने वाली हैं, उसके बाद कोई चमत्कार हो जाएगा और मोदी जी कोई जादू की छड़ी लेके आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शुरुआत में थोड़ा सा आएगी जैसे, लेकिन अब क्योंकि बैंकों में भी सर्कुलेशन वापस आने लग गया है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले आम आदमी थे जो आप आम आदमी ले लीजिए या बिजनेसमैन ले लीजिए या आप कोई भी होटल वाले ले लीजिए, पहले ये पैसे इनके हार्ड कैश होता था इनके पास जो उनके घरों में होता था, अब वो बैंक में है। तो आप कई तरीके के जो खर्चे होते हैं वह बैंक से या फिर कैशलेस जो ये बनाने का सपना है मोदी जी का, उसके थ्रू भी आप पैसे दे सकते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि लेकिन वैभव जी, भारत की आधी आबादी आज भी निरक्षर है, वहाँ पे अक्षर ज्ञान नहीं है, वहाँ पर कैशलेस की बात करना, पूरी तरह कैशलेस की बात करना बेतुका लगती है कहीं कहीं। तो पहले जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कह रहे कि कैशलेस की जो बात सोचना भी गलत है, लेकिन पहले जो कुछ मूलभूत चीज़ें हैं शायद उनको सुधारने की आवश्यकता भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नीरज जी। देखिए क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या एजुकेशन कैसे फैल रही है। आज मेरा थोड़े दिनों पहले मेरा एक ड्राइवर है, वो उसने मुझे बोला कि साहब मुझे है ना अकाउंट भी खुलवाना है और मुझे अपनी रिटर्न भी फाइल करानी है, आप प्लीज़ मेरा करा दीजिए। तो ये एक एजुकेशन मिल रही है लोगों को। पहले कई जो गाँव वाले थे, अब उनके पास ना बैंक अकाउंट थे ना उनको कुछ इस बारे में पता था, तो वो सब लोग, इन सब लोगों को पता चलने लग गया है आजकल कि ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप रिटेलर्स को ले लीजिए, उनकी रिटर्न ही फाइल नहीं होती थी, उनके रिटर्न फाइल कराने के कितने फ़ायदे हैं उनको पता ही नहीं था। तो ये अब चीज़ है कि अब लोगों को फ़ायदे पता चल रहे हैं। जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा टैक्स कम दिखा दे, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उससे आप जैसे जैसे जितना आप इनकम दिखाएंगे, जितना आप है ना ये नोटबंदी के कारण जो अब लोगों में सतर्कता आ गई है कि अब हमें बिल्कुल सीधे मार्ग से ही चलना चाहिए। इससे उनके बैंक लोन्स हैं वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं। अब जैसे किसी को घर भी लेना हो तो आजकल बैंक पूरा फंड कर रहा है और बैंक कम रेटों पे दे रहा है। आपका रियल एस्टेट की प्राइस भी थोड़ी डाउन हुई है, तो इससे हर जगह एक पॉजिटिविटी आ रही है। देखिए स्टार्टिंग में हर जगह नेगेटिविटी होती है। गोयल साहब, जैसा कि वैभव जी कह रहे हैं कि इसे पॉजिटिविटी आ रही है, चमत्कार नहीं हो रहा है, जादू की छड़ी नहीं घूम रही है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे मार्केट पर नजर आएगा। क्या लगता है आपको वाकई में धीरे धीरे इसमें मैं कहूँगा आपको कुछ समस्याएं हैं। अगर सरकार की ओर से और इसमें बैंकों का सहयोग अगर इसमें मिलता रहा तो बहुत होगी। आज देखेंगे आप स्वाइप मशीन है और क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अन्य सुविधाएं जो है उन पे मैं कहूँगा कि मंथली चार्जेस भी लगता है, साथ में टर्नओवर चार्जेस भी लगता है और वो चार्जेस 2 से 3% तक का एक लगता है। तो फिलहाल जो है व्यापारियों पे लग रहा है, लेकिन अंत पंत अगर व्यापारी उसको जोड़ करके लेंगे तो जनता पे भार पड़ेगा। तो मैं कहूँगा इसके लिए कि हमारा जो व्यापारियों का जो बैलेंस जमा रहता है बैंकों में, उसका इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट के पेटे हमको उल्टा उसका कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, जो कि इंसेंटिव मिलना चाहिए, जिससे कि जो अभी बैंक वाले चार्ज कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे कि मंथली तो अलग है स्वाइप चार्जेज में, उसके अलावा 1.5 से 2%, 2.25% जो चार्ज कर रहे हैं, तो 3% के लगभग 2 से 3% जो लगभग खर्चा पड़ रहा है। मैं कहूँगा सरकार से और बैंकों से कि इनको बिल्कुल बैलेंस को ऑल लाइफ जीरो कर दे, ताकि कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो लोग इजीली उसको काम में लेंगे और उससे जनता को भी असर पड़ेगा कि हमारा इसमें महंगाई का कोई रोल नहीं है और न ही व्यापारियों को इसमें तकलीफ आएगी। तो एक बहुत ही अच्छा इससे मैसेज भी जाएगा और एक अच्छा व्यापार में और जनता के बीच में जो है अच्छा समन्वय हो जाएगा। आपका क्या मानना है सी साहब, क्योंकि कैशलेस की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर स्वाइप मशीन के पैसे लग रहे हैं, चार्ज लग रहा है, और जब व्यापारी पर किसी तरह का भार पड़ता है तो व्यापारी खुद की जेब से देने से रहा, वो जनता से ही वसूलेगा। लेकिन इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या इसको बिल्कुल निःशुल्क कर देना चाहिए? बिल्कुल जो 2% या 3% जो ब्याज लिया जाता है टैक्स, वो नहीं लेना चाहिए, स्वाइप मशीन फ्री कर देनी चाहिए। क्योंकि जब कैशलेस की बात कर रहे हैं तो व्यापारियों को भी जब तक प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक शायद मुझे लगता नहीं कोई आगे आएगा इस मामले में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि
जैसे नोटबंदी बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इसमें क्या है, कई छोटे छोटे स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जिससे जो भी आम आदमी, जो भी चाहे व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, किस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो? देखिए क्या है कि मेरे को लगता है जैसे अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोगों को देनी चाहिए। तो पहले तो लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए कि आप इन सब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो यूज़ करना नहीं जानेंगे तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसी तरफ दूसरी तरफ बैंक वालों को भी इनको बोलना चाहिए कि क्योंकि अब कैशलेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो रेटें डाउन करनी चाहिए, क्योंकि बैंक के पास ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये चीज़ बैंकों को बोलनी चाहिए कि अब आप थोड़ा सा इसको रिड्यूस करिए चार्जेस लेकिन को। स्वैप मशीन जैसी चीजें भी है वो निःशुल्क देनी चाहिए। जब उनको पता है कि इनका वर्कलोड कम होगा, कि स्वैप मशीन सारा काम होगा, तो उनके पास आदमी भीड़ कम होगी, कि उनका केस का झंझट खत्म होगा, तो कुछ रियायतें सरकार की तरफ से ही हो जानी चाहिए। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये निःशुल्क हो जाएगा, क्योंकि अगर ये निःशुल्क हो गया तो बैंक वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें बैंक वालों की कमाई नहीं है। अब आज किसी की कमाई किसी में नहीं है तो वो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकें नहीं बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ है। अब जैसे आप देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेट्रोल पंप्स में आप जाएंगे तो अगर जो भी आप एक शायद मेरे ख्याल से 2,000 रुपये या 2,500 रुपये का अगर आप पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं और वो कैशलेस भरवाते हैं तो उसमें कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट दे रही है। ऐसे ही कई तरीके की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट धीरे धीरे ला रही है और जिनको लाना भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है धीरे धीरे जो आम आदमी है उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे ज़्यादा, क्योंकि इनके चार्जेस नहीं लगेंगे। वहीं पे व्यापारियों को भी इस चीज़ की डेफिनेटली मैं ना गोयल साहब का समर्थन करूंगा कि ये रियायतें ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि मार्जिन्स आजकल इतने ज़्यादा रहे नहीं हैं मार्केट में। तो अगर आप उस पर भी चार्जेस लगाते जाएंगे तो उससे व्यापारी को हिट होता है और व्यापारी हिट करेगा तो जनता को भी हिट होगा। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि बैंक से एक बार बात करनी चाहिए, सभी बैंक के अधिकारियों से, और उनसे ये बात करनी चाहिए कि आप थोड़े चार्जेस कम कीजिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो उसमें वॉल्यूम इन सब चीज़ों का आना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बैंकों को भी एक बिजनेस मिलेगा। तो उससे देखिए अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले फ़ोन के जो कॉस्ट होती थी, आप मोबाइल फ़ोन की देखेंगे, एयरटेल या वोडाफोन कोई भी देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा होती थी कि शायद एक कॉल के 10 रुपये लगते थे, एक कॉल के 15 रुपये लगते थे। आजकल आप देखेंगे तो वो 40 पैसे पे आ गया है। पहले कोई फ़ोन इसलिए नहीं लेता था क्योंकि चार्जेस ज़्यादा लगते थे, पहले कॉर्डलेस इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब यूज़ करने लगे। धीरे धीरे इन सब चीज़ों का आएगा रिफॉर्म। मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, लेकिन अभी तुरंत ही ये चीज़ डिसीजन अच्छा पिकअप नहीं लेगा, धीरे धीरे कर करके, लेकिन एक अच्छी इकोनॉमी बनेगी ये फॉर श्योर है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन देखिए, आप चाहे आप सैलरीड ले लीजिए चाहे आम आदमी ले लीजिए, उनके लिए पहले नोट थे, हार्ड कैश था, अब उनके पास बैंक में है। वैभव जी मैं आपको रोकना चाहूँगा। हाँ सॉरी, 50 दिन होने वाला है नोटबंदी को, कुछ दिन बाकी है। अभी भी गांव में कई जगह से समाचार ये आ रहे हैं कि बैंकों में पैसा नहीं है, ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की है, वहाँ पर ग्रामीण रोज बैंक कर्मचारियों पे हमला कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि जो अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए गोयल साहब? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। अभी सामान्य में थोड़ा समय लग रहा है। काफ़ी गांव ऐसे हैं जहां पर न तो बैंक की सुविधाएं हैं और न ही मतलब एटीएम की सुविधा है। इनका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको जितना ज़्यादा डेवलप होंगे और तकनीकी जितनी ज़्यादा फास्ट होगी। और साथ में मैं और कहूँगा कि बैंकों में गोयल साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, चर्चा जारी रहेगी मुद्दा ग्राम। ढेरों योजनाएं बनती हैं गांवों के लिए, वोट मांगे जाते हैं गांव के नाम पर, बजट बांटा जाता है गांव के नाम पर, लेकिन विकास की यात्रा में कहां पहुंचे हमारे गांव? गांवों के हालात, गांवों की मांगे, गांवों की समस्याएं। देखिए हमारी खास पेशकश गांव की दुनिया में, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। क्या आप बीमारी से परेशान हैं? क्या आपको है सही इलाज की तलाश? नहीं मिल पा रहा है दर्द से आराम? हम लाएंगे आपके घर तक A1 टीवी का नया और अनूठा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, शनिवार और रविवार शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे थे, मुद्दा है गर्म में, नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने वाले हैं और आखिरकार कैसे हैं देश के हालात। मैं बात कर रहा था गोयल साहब आपसे कि क्या अभी भी कई गांवों से समाचार आ रहे हैं कि बैंकों में केस नहीं होने के कारण बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट हो रही है, वहाँ पे कतारें लगी हुई है और जो दूर दराज के बैंक है, एटीएम है, वो आज भी खाली है और कुछ दिन शेष बचे हैं। ऐसे में वहाँ लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ की कानून व्यवस्था भी कर रही है। क्या आपको भी लगता है इस तरह के हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा है, गाँव में अभी समस्याएं हैं थोड़ा सा केस की, लेकिन कुछ समय बाद में होने की पूरी उम्मीद है। इसमें मैं कहूँगा कि जनता ने बहुत ही सहयोगात्मक इस चीज़ को बड़ी सहनता से काफ़ी लोगों ने इसको लिया है कि आने वाले भविष्य में एक अच्छा मैसेज जाएगा और इसमें शिक्षित भी होंगे और बच्चे भी इसमें काफ़ी सहयोग करेंगे और सहयोग करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से इसको जितना जल्दी अच्छे तरीके से इसको तकनीक को आगे से आगे बढ़ाएंगे तो जनता को कम तकलीफ होगी और बैंकों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उनका पैसा पहुंचाए ताकि जनता को तकलीफ भी कम हो। और इसकी और साथ में कहूँगा पेटीएम है या अन्य जो साधन हैं, इनको विशेष तौर पे जैसे शहरों में अभियान चला करके कर रहे हैं आज, वैसे ही गाँव में भी इस अभियान को चलाना चाहिए, जिससे कि लोगों को अवेयर होंगे इसको कैसे फीड किया जाता है, कैसे स्वाइप मशीन मिलती है और कैसे हमको इसको क्रेडिट कार्ड को यूज़ लेना है। तो इसकी अलग अलग जगह जैसे मैं कहूँगा कि अपने गाँव में बैठ करके और चौपाल पे उनको समझाना चाहिए कि ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी और आगे भी आपको हर चीज़ को खरीदने में, चाहे ज़मीन खरीदे, चाहे शादी के सामान खरीदे, अन्य चीज़ें खरीदें, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड से या स्वाइप मशीन से खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और एक और केस को ले जाने में, लाने में जो रिस्क रहती है वो भी नहीं रहेगी और 24 घंटे आपके पास में कहीं भी रिस्क की तकलीफ नहीं होगी। वैभव जी, आप क्या मानते हैं, वाकई में जो कैशलेस जो है उसे कहीं ना कहीं जोखिम कम होगा आम आदमी का और उसका फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, डेफिनेटली जोखिम तो कम होगा ही, क्योंकि आजकल चाहे रिटेलर आप ले लीजिए, चाहे किराने के स्टोर्स जो भी हैं, चाहे ज्वेलर्स ले लीजिए आप, जिनके भी रिटेल स्टोर्स हैं या फिर आम आदमी है, उनको कैश ले जाते हुए काफ़ी खतरा है, क्योंकि चोरियाँ हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा होती हैं। देखिए, ये तो एक जोखिम की बात है। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं चीज़ का ये है कि गवर्नमेंट ने ढंग से प्लानिंग नहीं की और कैश के लिए कि गाँवों में भी कैश पहुँचे और बैंक भी हों, तो इस चीज़ की प्लानिंग की थोड़ी कमी रही है। लेकिन बिल्कुल गोयल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पेटीएम को या फिर ओला मनी है या फिर एयरटेल मनी है, इन सबको एजुकेट करना चाहिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा। और देखिए क्या है कि आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ऑफर्स लेके आएंगी। वैभव जी, एक अहम सवाल है कि सरकार को उम्मीद थी कि 500 और 1000 की जो पुरानी मुद्रा है बंद करने से जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, सरकार ने जो ये फैसला किया है उससे वाकई में जो काला धन था कहीं ना कहीं उसका वो सफ़ेद हो गया है या बिल्कुल ख़त्म हो गया है? क्या लगता है आपको, क्योंकि आप इस विषय में जुड़े हुए हैं? देखिए नीरज जी, एक टर्म होती है ब्लैक मनी और एक टर्म होती है ब्लैक वेल्थ। ब्लैक मनी ये हो गया कि जो आपके पास हार्ड कैश है, वो ज़रूरी नहीं है आपके पास गलत तरीक़ों से आया हो। अब जैसे आज हम हैं तो हमारी जो फीस आती है, हम सपोज़ अब उसके बैंक से निकालते हैं तो वो मेरे पास हार्ड कैश है, ठीक है। लेकिन एक होती है ब्लैक वेल्थ जो उन्होंने ज्वेलरी से कमाई है, जो उन्होंने रियल एस्टेट से कमाई है। तो मेरे को ये लगता है कि कोई भी कैश अपने पास इतना ज़्यादा रखता नहीं है। अगर वो व्यापारी है तो उनके सर्कुलेशन चलते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। तो ये तो है कि ब्लैक मनी पे देखिए सब लोगों ने मेरे को कहना सही रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, लेकिन सेटल सब चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में लोगों को ये चीज़ का भय रहेगा कि हम ये ऐसे अब काला धन ना कमाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को उस चीज़ में दिखाएं। तो देखिए ये एक इवेंट है जिसकी वजह से काले धन पे रोक लगाई गई है, तो अब ये चीज़ अब नहीं होगी। ऐसा क्या लगता है गोयल साहब आपको, वाकई में इससे कहीं कहीं रोक लगेगी? क्योंकि जो लोगों ने, जिनके पास था इस तरह का पैसा, उन्होंने कहीं कहीं सेटलमेंट कर लिया और जिस तरह के मामले पकड़े गए पूरे देश भर में, बैंक के मैनेजरों ने खुद ने कमीशन लेकर इस तरह का जो काला धन था उसको सफ़ेद किया। हालांकि कुछ पकड़े गए, लेकिन कुछ पकड़े गए, जबकि ये मामला बहुत बड़ा स्कैंडल है। पूरे देश भर में ऐसे करोड़ों व्यापारी है जिनका पैसा बदला गया, जिनका पैसा 2 नंबर का, जिनको बोल सकते हैं 500 के 1000 के नोट बदले गए और कहीं न कहीं वो व्यापारी को खुद को लाइन में कहीं भी नहीं लगना पड़ा, ना कहीं देखा गया। पूरे देश भर में ऐसा मामला नहीं है। तो लगता है सेटलमेंट सब हो गया सब लोगों का?
नहीं, मैं कहूंगा कि इसमें सभी व्यापारी का ही नाम नहीं है, काफी लोग हैं इसमें। हाँ, भ्रष्ट अधिकारी भी है। हाँ, पर्टिकुलर सभी नहीं है, सभी हाँ। मिक्स है इसमें, जिनका भी पकड़ में आया है। और जो पकड़ में आया है वो अपना डिटेल भी दे रहे हैं। हो सकता है कई बार अपन बैंक के लिए ले जा रहे हैं, हो सकता है कहीं अपने घर पे ले जा रहे हैं, उसको पकड़ा है तो उसका डिटेल भी दे रहे हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो सभी है, लेकिन एक जो निर्णय लिया गया है, अगर ये बहुत ही अच्छी तरीके से अगर हो जाता है तो ये निर्णय जो है हमारे हिसाब से अच्छा ही होगा, इसका रिजल्ट भी अच्छा ही आना चाहिए। गोल साहब, लगता है जो जिनके पास था इस तरह का पैसा वो भी अब एक नंबर में हो गया, क्योंकि बैंकों में जमा होने से सब एक नंबर हो ही गया। तो बैंकों में तो मेरे ख्याल है जो जिन्होंने के जितने थे वो तो जमा नहीं थे, रोकड़ पोते थे, या जिनके पास बैंक से विड्रॉल्स थे वो सारे उन्होंने अपने अकाउंट्स में कर दिया। अभी जैसे आप कहेंगे शादी ब्याह के जो मामला था, तो क्या होता है कि अभी अपने यहाँ कल्चर इस तरीके का है कि जो भी सामान लाते हैं वो शादी के 10 दिन पहले इकट्ठा करते हैं, तो बैंक से अपन ने 5 लाख 2 लाख निकाल करके अपने घर पे रखते हैं, और उससे अपना सारा सामान जो है अलग अलग भिन्न भिन्न जगह, कहीं किराना होता है, कहीं कपड़ा होता है, कहीं ज्वेलरी होती है, वो जा करके खरीद के लाते हैं। क्योंकि अभी तक ये जो पेटीएम या जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी वो कम थी और इसकी ओर अवेयर नहीं थे, तो हमारे अपने यहाँ जो कल्चर जो चल रहा है वो केस दे करके अपना माल खरीद के लाते थे। उस तरीके की जो व्यवस्थाएं थी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें काफ़ी आई। बाजार की क्या स्थिति है गोयल साहब अभी वर्तमान में? बाजार में अभी जो स्थिति चल रही है, अभी कम से कम 50 से 40% का जो है मार्केट में तो स्लम्प आ रहा है। स्लम्प के पीछे कारण है जो केस था हमारा सभी बैंकों में चला गया। पहले जो हैंड केस रहता था उससे अपना टर्नओवर करते थे तो वो चला गया। अब उसको एक बार जो आवश्यकता की चीज़ है वो भी अभी परचेज कर पा रहे हैं। अन्य जो एक्स्ट्रा जिसको कि अपन को 2 महीने बाद यूज लेनी है या 3 महीने बाद लेनी है, तो उसको सोच रहे हैं कि अपन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसको परचेज करेंगे तो वो ठीक रहेगा। सही साहब, क्या लगता है जो बार बार फैसले आए नोटबंदी को लेकर, बार बार नियम बदले गए, कायदे बदले गए, उससे भी लोगों में काफ़ी भारी आक्रोश सा हुआ कि ये क्या है, आज क्या नियम था, कल सुबह क्या हो गया, रात में फिर क्या हो गया, सुबह फिर कुछ अलग हो गया। तो उससे भी लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो नियम कायदे बनने चाहिए एक बार बने और ठीक है उस पर काम होगा तो होगा, और लोगों ने उसी आधार पे काम किया। फिर लेकिन कुछ नियम बदल गए, फिर लोगों को लगा कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अब तो लोगों में दहशत सी हो गई है कि पता नहीं अब नया क्या फरमान आ जाए। देखिए नीरज जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी फैसले बदले गए हैं कि पहले ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए। फैसले ज़रूर है कि बदले गए हैं, लेकिन मैं ये मानूंगा थोड़ा गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है, थोड़ा हम जनता का भी फॉल्ट है। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि लोग बैकअप जो एक दूसरा तरीका है, सीधा सीधा तरीका अपनाते नहीं है, दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो उससे इस डिसीजन को जैसे अब कई लोगों ने ज्वेलरी खरीदना चालू कर दिया, गोल्ड खरीदना चालू कर दिया उन्होंने, और ज्वेलर्स दे भी रहते हैं विदाउट टेकिंग देयर पैन कार्ड, जो गवर्नमेंट का डिसीजन था। अब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, उस फैसला जो गवर्नमेंट ने लिया है वो उसमें आपका फैसला सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों ने ऐसा कुछ किया, तो उनको थोड़े जजमेंट बदलने पड़ते हैं। तो थोड़ा जो फॉल्ट है वो गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि उन्होंने ये कंफ्यूजन चल रहा है लोगों के दिमाग में कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। तो थोड़ा फॉल्ट गवर्नमेंट का भी, उनको थोड़ा प्लान उस तरीके से करना चाहिए, हम ये मानते हैं। और थोड़ा तरीका जनता का भी ऐसा ही है। अब जनता का क्या कसूर है? जनता तो लाइनों में लगी पैसा जमा कराने के लिए। पहले कहा गया कि 2.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, 2.5 लाख तक कोई पूछताछ नहीं होगी। जब लोगों ने 2.5 लाख तक जमा कराए तो फिर उनको कह दिया कि नहीं 50,000, उसके बाद पूछताछ होगी। फिर कहा कि 50,000 जमा कराएंगे तो पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल, क्योंकि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, उसकी धर्मपत्नी ने, उसके बच्चों ने कोई पैसा इकट्ठा कर लिया, 5-7 लाख रुपये इकट्ठा कर लिया। होता भी है कि अमूमन शादी, बेटी शादी होने वाली है या घर बनाना है, तो वो अपनी छोटी छोटी बचत करके इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है। और जब वो एक सामान्य व्यक्ति जो रिटर्न भर रहा है या नहीं भर रहा है और 5 लाख रुपए लेके बैंक में पहुंचा, तो उसके सामने सवाल खड़ा होता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। तो उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता। और ऐसी दशा में उन लोगों ने गलत रास्ते अख्तियार किए कि कुछ कमीशन देकर पैसों को 1 नंबर 2 नंबर में जो उन्होंने करवाया, तो ये बड़ा कन्फ्यूज के कारण हुआ गोयल साहब। हाँ बिल्कुल, वो बात ठीक कह रहे हैं आप, एकदम सही है कि डिसीजन एक हो जाना चाहिए कि भाई अपन को पर्टिकुलर डेट तक ये काम करना है, तो व्यक्ति अपनी उसी व्यवस्था के तहत अपने को, क्योंकि उसको सर्विस भी करना होता है, समय पे जाना होता है, व्यापारी को अपनी दुकान का समय भी देना होता है, घर के और भी काम होते हैं, तो वो एक दिमाग में मेकअप कर लेता है कि मुझे इस फला तारीख तक ये काम करना है, तो इस बीच में जो छुट्टी का टाइम होता है या मुझे समय मिलता है उसमें मैं ये काम कर लूँगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अर्जेंटली कोई एकदम आप देखेंगे रात को कुछ और सुबह कुछ नियम चेंज होते हैं, तो उसमें व्यापारियों को भी, जनता को भी, सबको यह सुविधाएं हो जाती है कि कल क्या होगा। तो वो उसी चक्कर में फिर जैसे ही उसको पता लगेगा कि यार कल चेंज हो सकता है, तो वो फिर हड़बड़ी में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जो कि गलत डिसीजन पे भी आदमी
चला जाता है। सी साहब, आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ बदलने वाला है 31 दिसंबर के बाद? क्या किस तरह के बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सर, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि संक्षिप्त में बताइए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कुछ बदलने वाला है 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि नोटबंदी का जो है लास्ट जो अल्टीमेटम जो सरकार ने देखिए दिया है, वो अब पूरा मुझे होना। लग रहा है कि आम आदमियों पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सर्कुलेशन बढ़ने लग जाएगा तो आम आदमी को इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। वहीं व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बैंक लोन अब काफ़ी ज़्यादा इजीली मिलने लग जाएंगे, काफ़ी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलने लग जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स के तरीके और बढ़ने लग जाएंगे, जैसे मार्केट है आपका, म्यूचुअल फंड है, तो ये भी पिकअप करेगा। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि अपॉर्चुनिटी की तरह लेनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप नेगेटिव फील करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना गोयल साहब, चाहिए। आपको क्या लगता है 31 दिसंबर बाद में क्या बदलने वाला है आपके व्यापार में, आपके दूसरे और धंधों में? अभी समय लगेगा सब व्यापार को सुधरने में, क्योंकि जब तक ये कैश का फ्लो या मार्केट में सब लोगों के पास में ये सुविधाएं जो आज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी चेंजिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, जब तक नहीं होगी तो वो मार्केट को अभी खरीदने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मेरा पैसा जो है बैंकों के अंदर जमा है और मैं यूज जब ही ले पाऊंगा कि जब मुझे ये सभी साधन पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो इससे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय लगने के साथ में अगर ये पूरी सुविधाएं मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुद्दा है गरम में आज के लिए बस इतना ही। आप दोनों हमारे स्टूडियो पर पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए एवन टीवी।